Today is Thursday and your subject is very clear cut. Indian political system, Indian polity. भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है और उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक पार्ट होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है आपका क्या? विधान या विधायिका। ठीक है, तो विधान मंडल भी कह सकते हैं, विधायिका भी कह सकते हैं। और जो सेंटर में यूनियन में होता है, इस विधायिका को, लेजिस्लेचर को हम कहते हैं दी पार्लियामेंट यानी संसद। और जो राज्य में लेजिस्लेचर विधायिका होती है उसे हम विधान मंडल कहते हैं। सेंट्रल में हमारी जो है विधायिका, लेजिस्लेचर, सो कॉल्ड पार्लियामेंट, उसे हम क्या कहते हैं? बाय कैमरल। दो हाउस होते हैं, डबल हाउस, द्विसदनीय। एक का नाम है लोकसभा, दूसरे का नाम है राज्यसभा। दोनों मिलकर के कहलाती है संसद यानी पार्लियामेंट। और स्टेट में जो लेजिस्लेचर है, उस लेजिस्लेचर को हम क्या कहते हैं? विधान मंडल। ये तो या तो कहीं पर किसी राज्य में एक सदनीय यानी यूनी कैमरल है, कहीं पर दो सदनीय बाई कैमरल है। यूनी एक, बाई दो, कैमरल है। लेकिन दोनों मिलाकर के हम विधान मंडल कहते हैं। अगर कहीं एक ही सदन है तो वो विधान मंडल भी कहलाएगा, लेकिन उस एक सदन का नाम क्या होगा? तो उसका नाम है, जो जैसे लोकसभा है उसी कंपेयर में राज्य में अगर है एक सदन तो वो कंपलसरी होगा विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा। और दूसरा जो हाउस है स्टेट में, उसका नाम होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। और अगर दोनों हो तो ये दोनों होगा, अगर सिंगल हो तो कंपलसरी विधान सभा होगी, विधान परिषद नहीं होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इस पिक्चराइजेशन को थोड़ा समझें। आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा एक टॉपिक है लेजिस्लेचर, जिसे हम विधायिका के तौर पे जानते हैं। लेजिस्लेचर को जब हम सेंट्रल में लेकर के आते हैं यानी यूनियन में, संघ स्तर पे, तो हमें दो हाउस दिखते हैं। तो बेटा सेंट्रल में हमें दो हाउस दिखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ये डबल हाउस है। एक तीसरा इंस्टीट्यूशन प्रेसिडेंट है। तो जब कहते हैं पार्लियामेंट के कितने अंग हैं, पार्ट हैं, तो बोलिए 3, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। जब सवाल बनाए हाउ मेनी हाउसेस इन द पार्लियामेंट, तो कहेंगे आवर पार्लियामेंट इज बाई कैमरल, इट मीन्स दो सदनीय, इट मीन्स डबल हाउस, यानी दो हाउस हैं। फर्स्ट हाउस का नाम लोकसभा, सेकंड हाउस का नाम राज्यसभा है। और इन दोनों को मिलाने के बाद क्या कहलाता है? दी पार्लियामेंट यानी संसद कहलाता है, जिसे हम हिंदी में संसद कहते हैं। अब आइए स्टेट पाइए, स्टेट लेजिस्लेचर यानी अब हम क्या देखते हैं? राज्य विधानमंडल। राज्यों में जो कानून बनाने वाली संस्था है स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, राज्य विधानमंडल, इट कुड बी यूनिकैमरल, एक सदनीय हो सकता है, सिंगल हाउस। इट कुड बी बाय कैमरल, ये दो सदनीय हो सकता है। जब एक ही सदन होगी तो इट इज कंपलसरी लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम कहते हैं विधानसभा, यानी ये विधानसभा ही होगी। और जब दूसरा सेकंड हाउस भी होगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाएंगे, विधान परिषद कहलाएंगे। तो उसे हम विधान परिषद कहेंगे। तो ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। जहां एक ही हाउस होगा स्टेट में, वो लेजिस्लेटिव असेंबली ही होगी। जहां डबल हाउस होंगे तो ये दोनों होगा। सिंगल हाउस में ये कभी नहीं होगा, सिंगल में ये होगा।
फर्स्ट हाउस होगा। तो ये चीज़ है, दोनों को मिला के हम लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, जिसको हम हिंदी में विधान मंडल कहते हैं। लेकिन जहां पर सिंगल हाउस है, सेकेंड हाउस है ही नहीं, तो वहां पर भी हम इसे लेजिस्लेचर विधान मंडल कहेंगे, पर कहेंगे क्या, सिंगल हाउस लेजिस्लेचर, एक सदनीय विधान मंडल है जिसका नाम विधानसभा है। ठीक है, अब आइए थोड़ी सी बातों, विधायिका का मतलब क्या होता है, कानून निर्मात्री संस्था। विधायिका का मतलब होता है विधायक, विधान। देखिए विधान मतलब क्या होता है, लॉ, रूल, ठीक है, और विधायक जो कानून बनाए, विधायिका जहां पर कानून बनाई जाए। तो जो कानून बनाता है वो विधायक है, एमएलए है, नहीं, लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, और जहां बनाया जाता है वो विधायिका है। ये कानून बनाने वाली संस्था है। भारत में अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन दो इंस्टीट्यूशंस को कानून बनाने का राइट है। यूनियन लिस्ट के तहत जो ऑल इंडिया लेवल के लिए रूल्स होते हैं उसे बनाने का अधिकार सेंट्रल को है, यानी पार्लियामेंट को है, और जो स्टेट रिलेटेड लॉज हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर को है। तो कानून बनाने वाली संस्था कितनी होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा, लेजिस्लेचर विधायिका कितनी होती है, दो होती है, एक इधर और एक इधर, ठीक है, और एक इधर। तो कानून बनाने वाली संस्था दो है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल, ये तो हम समझ गए। अब इनमें से हम वन बाय वन हाउस को डेवलप करें। तो सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, और फिर स्टेट की ओर कदम बढ़ाएं। तो याद रखिए इसको कैसे लेकर चला जाए। तो चलते हैं, देखते हैं इसे क्या किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसे मिटाया जाए और हम पार्लियामेंट को डिस्कस करें। ठीक है, चलिए इसको हम रब कर देते हैं। अब इस पिक्चर को थोड़ा बड़े लेवल पे ले लेंगे। जैसा कि हमने कहा, संसद द पार्लियामेंट, संसद द पार्लियामेंट, ये क्या है, एक तरह की विधायिका है। इसको आप क्या कहते हैं, केंद्रीय विधायिका, यहां पर लिख देते हैं। इसको आप कहेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है। और ये कैसा है, हम कहेंगे बाई कैमरल, द्विसदनीय है। अब ये द्विसदनीय है, तो देखिए वो दो सदन कौन से, तो एक सदन है जिसका नाम है LS और दूसरे का नाम है RS। LS को आप क्या कहते हैं, लोकसभा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस, यानी जन प्रतिनिधि सदन। इसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट हाउस, प्रथम सदन। इसी को क्या कहते हैं,
नॉन परमानेंट हाउस, क्या कहेंगे, अस्थाई अस्थाई सदन। ठीक है, इसके अलावा और इसका कोई नाम, तो हाँ, जनप्रतिनिधि को ही लोक प्रतिनिधि लिख दे, एक ही बात है, पर इसका एक और नाम, तो हाँ, अस्थाई सदन हो गया। अब इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस। ठीक है, अपर हाउस, लोअर हाउस, इसको कहते हैं लोअर हाउस, यानी निम्न सदन। अब आता है इसका टर्म, 5 ईयर, 5 साल का टर्म होता है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं मेंबर। तो मेंबर्स जो इसके होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो मेंबर्स को कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या पार्लियामेंट, ये कहते हैं। अब इन्हीं एमपी को हम लोग क्या कह देते हैं, सांसद, सांसद कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब सांसदों के कार्यकाल 5 वर्षीय, होता है। ठीक है, अब इसके चुनाव को क्या कहते हैं, सॉरी आपको नहीं दिख रहा है बेटा, आई एम सो सॉरी, ध्यान देना, इसके चुनाव को क्या कहते हैं, इलेक्शन ऑफ द हाउस। तो इस हाउस के इलेक्शन को हम जनरली क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शन। और जनरल इलेक्शन को कहते हैं आम चुनाव, या आम चुनाव या निर्वाचन। ठीक है, फिर एक होता है मिड टर्म पोल या इलेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं मध्यावधि चुनाव। और एक होता है उपचुनाव, यानी बाइपोल, यानी उपचुनाव। इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग बात करेंगे, उपचुनाव। ठीक है, अब आते हैं बेटा, इस पर और भी बातें होंगी। अब कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, इसमें जो सीट्स होते हैं, सीट्स बेस्ड ऑन 1971 सेंसस। ठीक है, अब राज्यसभा को क्या क्या कहते हैं, तो राज्यसभा के लिए हम बात करते हैं, इसे कहते हैं सेकेंड हाउस। इसको कहते हैं अपर हाउस, इसे हम कहते हैं स्टेट हाउस, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हाउस। परमानेंट हाउस, मेंबर। हम मेंबर को यहां क्या कहते हैं, वही कहते हैं राज्यसभा एमपी, यानी सांसद, ये कहते हैं। टर्म 6 इयर्स। ठीक है, अब यहां पर क्या था, सांसद मेंबर, सांसदों के कार्यकाल क्या आता है, 5 वर्षीय। ठीक है ना, अब इसके एज क्या होना चाहिए, मिनिमम एज
25 ईयर्स। अब यहाँ पे है मिनिमम एज 30 ईयर्स, ये होने चाहिए। ठीक है, अब है यहाँ पर जो आते हैं मतदान, डायरेक्ट वोटिंग, यानी प्रत्यक्ष मतदान। मतदान से, और यहां होता है इनडायरेक्ट वोटिंग, यानी अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतदान से, ये याद रखना है, अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक है, ये होता है। इसको हम एक लाइन बना दिया, अप्रत्यक्ष मतदान से। अब आइए दोनों को देखते हैं। ठीक है, राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, यहां राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व होता है। राज्यों का असमान यानी अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। अनइक्वल होता है बेटा। और यहां पर क्या होता है, और इन दोनों की परिस्थितियों को देखें। अब टोटल मेंबर देखेंगे, ये सब चीजें बाद में। पहले तो जनरलाइज हमने कर दिया आपको, इसको गौर से सुनिए। ठीक है बेटा, गौर से सुनना है। पहले हम उठा लेते हैं लोकसभा। लोकसभा की स्थापना अगर पूछे तो 1922। ठीक है, और राज्यसभा की स्थापना अगर पूछे आपसे तो राज्यसभा की स्थापना को हम दिखाएंगे 1952। 1952 और ये 1922 दिखाएंगे। अब आइए बेटा, जरा हम गौर फरमाएं। लोकसभा स्थापना 1922, 1919 के, ठीक है, इंडिया काउंसिल एक्ट के प्रोविजंस के तहत 1922 में एज प्रेजेंट लोकसभा एस्टैब्लिश्ड हुआ। उस टाइम में लोकसभा का नाम था पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस, जन प्रतिनिधि सदन, यानी लोक। ठीक है, लीजिए। और लोकसभा का टर्म 5 इयर्स होता है। डायरेक्ट वोटिंग से इसके मेंबर्स चुने जाते हैं। लोकसभा में सीट्स जो है 1971 के जनगणना के आधार पर है, जो 2026 के बाद ही बढ़ाया जा सकता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस इसका नाम है, जन प्रतिनिधि सदन। फर्स्ट हाउस इसका नाम है प्रथम सदन, प्रथम कहते हैं। और नॉन परमानेंट हाउस है, अस्थायी सदन है, इसको लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन। प्लस इसे एक और कहते हैं लोकप्रिय सदन, यानी पॉपुलर हाउस। इसका एक नाम क्या है बेटा, लोकप्रिय सदन, यानी इसे पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि जनता के प्रिय नेता जो इतने 10 लाख पर एक सीट होता है वो चुन करके आते हैं, तो प्रिय सदन है, लोकप्रिय सदन। अब आइए लोअर हाउस कहते हैं। अब है मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, हिंदी में सांसद कहते हैं। सांसदों के जो कार्यकाल है, टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज 5 इयर्स जनरली, और जनरली का 5 इयर्स होते हैं। और मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा इज 25 इयर्स कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन पेपर फाइलिंग। इलेक्शन ऑफ द हाउस, लोकसभा की जो इलेक्शंस होते हैं तो वो जनरल इलेक्शन कहलाते हैं, जो 5 साल पर होते हैं, आम चुनाव। अगर जरूरत पड़ गया, अगर 5 साल से पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो गया और
सभी सीटों पर फिर से चुनाव होना है 5 साल से पहले ही, तो उसे हम लोग कहते हैं मिड टर्म पोल। मिड मतलब बीच का, मिड टर्म पोल इलेक्शन, यानी मध्यावधि, हमने मध्य अवधि में ही चुनाव आ गया। और जब कोई सीट खाली हो जाते है कभी भी, जैसे कि कोई डेथ कर गए, कोई रिजाइन दे दिए, बहुत सारी चीज, तो उपचुनाव उसे कहते हैं। तो उसको कहते हैं उपचुनाव। अब जैसे देखिए हमारे एक मंत्री महोदय डेथ कर गए कर्नाटक से, तो उनका सीट खाली हो गया, तो 6 महीने में उनके सीट पर कहीं ना कहीं इलेक्शन होगा। तो याद रखिएगा, बाईपोल उसको कहते हैं उपचुनाव। अब आइए कंपेयर टू राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा 1952 में एस्टैब्लिश्ड हुआ आफ्टर फ्रीडम जो माने जाए। वैसे पुराना जो चल रहा था काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल्स, वही राज्यसभा का काम करती थी, पर विधिवत रूप से आप इसे देखेंगे सेकेंड हाउस। अगर वो फर्स्ट हाउस है तो ये सेकेंड हाउस है, वो लोअर हाउस है तो ये अपर हाउस है, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है तो ये स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है राज्यों को। क्योंकि यहाँ के मेंबर जो हैं जिस राज्य से आते हैं उस राज्य का सामूहिक रूप से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मेंबर राज्यसभा के जो है वो भी एमपी कहलाते हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे, राज्यसभा के सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द राज्यसभा कहेंगे। यहाँ के मेंबर का टर्म 6 इयर्स का होता है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा इट इज 30 इयर्स। अब है इनडायरेक्ट वोटिंग। अब इनडायरेक्ट वोटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है आवाम, हम और आप डायरेक्ट वोट नहीं करते, हम और आपके जो चुने हुए एमएलए हैं, एमएलए साहब यहाँ वोट करेंगे, तो इनडायरेक्ट वोटिंग हो गया। और प्रत्यक्ष मतदान, यहाँ राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ पर जो मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा होते हैं, जो किसी न किसी स्टेट को बिलोंग करते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, उसके आधार पर वहाँ पर मेंबर होते हैं। इन दैट रिस्पेक्ट अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा ऑफ द स्टेट, भारत के राज्यों को राज्यसभा में अपने सदस्य भेजने का जो है वो इक्वल नहीं है कि हर स्टेट को एक एक सीट या दो दो सीट, नहीं। कोई स्टेट बड़ा है, क्यों, क्योंकि बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बिकॉज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए हम कह रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां तक तो समझ में आ गई बात। अब बात को हम आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गई, अब इससे आगे बढ़ेंगे बेटा। पहले इसको ओके कर लीजिए।
चलिए बेटा, इसे मिटाता हूं मैं और फिर इससे आगे बात करते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में अब जो सवाल आएंगे उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में सवाल, तो लोकसभा के लिए जो है सीट्स के ऊपर बात होगी। सीट्स कितनी है याद रखिएगा, 525 पहले सीट हुआ करती थी मूल रूप से, लेकिन आज का क्या कंडीशन है वो हम देखें। तो आज के सीट्स को देखते हैं, तो हम टोटल सीट, ठीक है, could not more than 552 सीट्स, ठीक है। बेस्ड ऑन 1971 सेंसस, ये कहा गया है। यानी 1971 की जनगणना के आधार पर भारत की जो पॉपुलेशन थी उसको ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि 552 से अधिक सीटें नहीं हो सकती टिल, अगर टिल 2026, ठीक है। एक तो ये कहा गया है और यही चीजें यहां भी कही है, नॉट मोर देन 250 सीट्स, ठीक है, 2026 एडी तक। तो यहां भी 250 कहा गया है। अब है यहां पर each seats on per, ठीक है, पर 10 लाख पॉपुलेशन, ये मतलब कहा गया है, ठीक है। फिर कहा गया है कि कुड बी जो बताया है तो कैसे होगा, ये देखिए, कुड बी कहा है तो कैसे कैसे होगा। टू फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी और इसमें स्टार लगा दिया हमने, ये कंडीशनल है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, टू फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो ये हो गया। उसके बाद 20 सीट्स फॉर यूनियन टेरिटोरीज, तो कितने हो गया, 20 और 2 22, तो बच कितने गए, तो 530, 530 फॉर स्टेट्स, तो 530 स्टेट्स के लिए, ये कुड बी में है, आप इसे नहीं भूलेंगे कुड बी को, ये सीट्स को ध्यान रखिएगा, कुड नॉट।
कुड बी का संदर्भ है, ये हो गया आपका। यहां पर जो सीट्स होते हैं इसमें क्या होता है, स्टेट्स, टोटल पॉपुलेशन, फर्स्ट 50 lakhs 1 seats, first 20 lakhs 1 seats, and first 10 lakhs 1 seats। अब इसको एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है बेटा, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हरियाणा। अब हरियाणा का संदर्भ लेते हैं, तो सपोज करना है हरियाणा का पॉपुलेशन सपोज करना है 2 करोड़, सपोज कर लीजिए। तो 2 करोड़ यानी तो 4 सीट्स आ गया। 50 लाख के हिसाब से जो कितना आ गया, तो 4 सीट्स आ गया। अब अगर पॉपुलेशन है 1.9 करोड़, तो देखिए कितने 50 लैक्स हैं। 1.9 करोड़ में कितने 50 लैक्स के यूनिट बनेंगे, तो 3। 20 लैक्स के कितने यूनिट बनेंगे, तो 2। तो 3 प्लस 2 इजकल टू 5 सीट्स। अब 1.8 करोड़ रख देते हैं, तो 3 + 1 इजकल टू 5 सीट्स। अब हम इसको 1.70 रख देते हैं करोड़, तो 3 + 1 इजकल टू 4 सीट्स। और अगर हम 1.68 करोड़ रख देते हैं, तो 3 सीट्स। ये तरीका है, हम इसको बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। कुड बी, ध्यान दीजिएगा इसको। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें हैं और इसमें तब्दीलियां 2026 के बाद की जा सकती है। अगर लगता है कि तब्दीलियां आज ही करनी है तो अमेंडमेंट ले आइए, कर दीजिए, बट विदाउट अमेंडमेंट यू कांट बी एक्सटेंड द सीट्स। इट इज टुडे इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस ऑफ 1971। In Lok Sabha per 10 lakhs population, the 1 seats is gathered. So in that respect, that time in the considerables condition that it could be maximum, अधिकतम हो सकता है 552 सीट्स, 552 सीट्स। जब ये 552 सीट्स होता है मैक्सिमम, तो कैसे होगा, तो कहा गया कि 530 सीट स्टेट्स रिप्रेजेंट करेगा, यानी स्टेट से आएंगे। 20 सीट्स यूनियन टेरिटरी से होगा, तो 530 + 20 550, एंड द 2 सीट्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी that will be on the recommendation of prime ministers or cabinet. The president of India will nominate 2 MPs, those fulfill the all eligibility and belongs from the Anglo-Indian community. In that condition, if in the general election not a single persons from Anglo-Indian elected in the Lok Sabha, then if 2 or more than elected, then no need to be create these 2 seats again. If 1 members come from Anglo-Indian community in general election, then it could be created more 1 nominated seats of the Anglo-Indian. अगर एक भी नहीं आया तो मैक्सिमम 2 आ सकता है, ये चीज है। अब वो भी नहीं है, पर पहले समझना है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। अब दूसरे पॉइंट पर आइए, ये कुड बी का है, अगर होगा तो ऐसे होगा। अब यहां आइए,
ये कुड भी है और ये बताएगा कि फिलहाल कितने हैं, एक्टिवेट कितने हैं, एट प्रेजेंट क्या है वो अभी मैं बताऊंगा। अब इसको कंपेयर करें। यहां पे कहा गया कि 250 सीट से ज्यादा नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 2026 तक, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1971 है। अब है इसमें कैसे आते हैं, तो इसमें जो मेंबर होते हैं वो अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और हर स्टेट का पॉपुलेशन अलग है, सो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। स्टेट्स टोटल पॉपुलेशन किसी भी राज्य का, तो किसी भी राज्य का टोटल पॉपुलेशन का पहला 50 लाख के पॉपुलेशन के यूनिट पर एक सीट मिलता है। अगर 50 लाख से बहुत ज्यादा है तो जब जितना 50 लाख का यूनिट बनेगा एक, अगर 50 लाख का अगला यूनिट नहीं बन रहा है तो 20 लाख पर एक, और अगर अब 20 लाख नहीं है तो 10 लाख पर एक। ठीक है, तो ये चीजें बनेंगी। अब आइए इस तरह से देखें तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हरियाणा स्टेट का, और हरियाणा स्टेट के पॉपुलेशन को सपोज दैट हम ऐसा मानते हैं कि 2 करोड़ पॉपुलेशन है हरियाणा का। तो 2 करोड़ पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि 50 लाख की कितनी यूनिट बनेगी, 50 लाख की 4 यूनिट बनी, तो हमने हरियाणा को 4 सीट दे दिया इफ पॉपुलेशन इज 2 करोड़। नॉट आई एम काउंटिंग द वोटर्स 2 करोड़, टोटल पॉपुलेशन इज 2 करोड़। नाउ द नेक्स्ट assumption 1.90 करोड़, मान लेते हैं 1 करोड़ 90 लाख है, तो 1 करोड़ 90 लाख में कितने हैं 50 लाख के यूनिट, तो 1.5 करोड़ यानी 3 यूनिट। 20 लाख के यूनिट कितने बन रहे हैं 2, तो 3 सीट हो गया 50 लाख के हिसाब से, और 20 लाख के हिसाब से 2 सीट हो गया, तो 3 और 2 5 सीट, 3 + 2 = 5 सीट्स। पॉपुलेशन घट गया, सीट्स बढ़ गया। अब आइए 180 करोड़ सपोज करिए, 180 करोड़ में कितने हो गए 50 लाख के यूनिट, यू कैन अंडरस्टैंड, 3 यूनिट हो गए तो 3 सीट, और 80 है तो 20 लाख के 1 यूनिट, और 10 लाख भी 1 यूनिट बन गया। तो ये चीज है, तो पॉइंट क्लियर। तो यहां फिर क्या हो गया, सीट्स 3 + 1 + 1 एज इट इज बना रहा, क्योंकि अब 20 की जगह 10 लाख का भी एक बन गया। अब पॉपुलेशन को हम 1 करोड़ 70 लाख मान लेते हैं, तो 1 करोड़ 70 लाख मान लिया तो 3 तो हो गए 50 लाख के यूनिट, और 20 लाख का 1 यूनिट बन गया तो 20 लाख का 1 आ गया, तो 4 सीट फिर मिल गया। अब फाइनली 168 करोड़ मान लीजिए, यानी 1 करोड़ 68 लाख, तो 3 यूनिट तो बन गए, 3 सीट तो हो गया। अब 68 लाख था तो 1.5 लाख ऐसे चला गया, तो अब 1.5 करोड़, तो बचा क्या 18 लाख। तो 18 लाख पर क्या बनेगा ये ध्यान में रखना है, तो याद रखना है 18 लाख पे अब नहीं बनेगा, क्योंकि रूल कहता है कि पहले 20 लाख वाला यूनिट अगर यूज हो जाता है तब जाके 10 लाख वाला यूनिट यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर 20 लाख का यूनिट नहीं बनता तो नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टेट है जहां 18 लाख टोटल पॉपुलेशन है तो वहां फिर भी 1 सीट दिया जा सकता है, क्योंकि वहां 10 लाख यूनिट बन जाएगा। तो वो फर्स्ट आ गया ना, तो फर्स्ट वो 20 लाख 10 लाख ऐसा हो गया। लेकिन जहां पर 50 लाख का यूनिट बन रहा है वहां पर फिर अगर 10 लाख का यूनिट बन रहा है तो नहीं बनेगा, 20 लाख पहले होगा तब। एकदम केमिस्ट्री के QLMNOP वाला सेल की तरह है। अब आइए, तो देखा आपने पॉपुलेशन घटा, अब 3 पर आ गया। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा अबुझ पहेली है और अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी की है, तो ये ध्यान में रखना। चलिए इसको मिटाते हैं, डिलीट करते हैं, फिर कुछ और चीजें दोनों पर है। अब बात होता है कुड बी 552, और होगा तो ऐसे हो। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, बट एट प्रेजेंट in practice यानी used total seats 542
545। ठीक है, इसमें कैसे 543 थ्रू इलेक्शन, and 2 nomination, total 545. But how? As. अब ये as कैसे चलेगा वो मैं आपको समझाता हूं, ये as कैसे चलेगा, तो ध्यान दीजिए ये as का गौर फरमाएंगे बेटा। अगर हम इसे देखें as के तहत तो ये रूल कैसे काम करेगा, ये रूल काम करेगा 530 सीट्स स्टेट्स, ठीक है, ये है आपका, फिर 13 सीट्स यूटीज और 2 सीट्स हम देखें तो ये आ जाएगा एंग्लो इंडियन। नॉमिनेशन वाला, तो ये आपका आंकड़ा 545 का आ गया, ठीक है ना। एट प्रेजेंट ये प्रैक्टिस, बट हम यहां पर एक खास चीजें शो कर रहे हैं। नोट नाउ सिंस 2019 टू एंग्लो इंडियन सीट्स not remain not more, not remained, because only 282 person। देखिए बेटा, अब इसको हम समझाएं आपको, इसको समझिए। मैंने कहा ये तो कुड भी है, लेकिन प्रेजेंट में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 545। वो 545 सीट को कैसे, तो कन्फ्यूरेशन कहता है कि 543 इलेक्शन के थ्रू आएगा, निर्वाचन से, और 2 सीट आएगा नॉमिनेशन से एंग्लो इंडियन के लिए। तो 543 + 2 = 545। इट्स क्लियर। अब 545 जो है उसको कैसे समझे, तो उसमें से 530 सीट्स गोज टू स्टेट्स, राज्यों से, 13 सीट्स यूनियन टेरिटरीज को मिला हुआ है, और 2 सीट्स एंग्लो इंडियन को नॉमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिला हुआ है। तो 545 के आंकड़े आ गए। अब इलेक्शन कितने पर होते हैं, तो इलेक्शन का मतलब तो 543 पे होते हैं, और 2 नॉमिनेशन होता है। अगर इस 543 सीट के इलेक्शन में अगर कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जीतकर आ जाते हैं 2 या 10 सीट पर, तो फिर हमें अलग से नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं है एंग्लो इंडियन को। अगर एक भी नहीं आते तो 2, अगर एक आ गए तो 1 को नॉमिनेट और कर देंगे, ठीक है। अब आइए, अब है नाउ सिंस 2019, ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन सीट्स नॉट रिमेन because only 282 persons remain alive। क्या मतलब, 2019 में जब संविधान में कुछ संशोधन हुए तो उसके पीछे एक रीजन था। 2 एंग्लो इंडियन सीट्स और SC ST सीट्स का रिजर्वेशन लोकसभा में और विधानसभाओं में मूल रूप से हमारे संविधान में 10 वर्षों के लिए दिया गया था, और कहा गया कि जरूरत पड़ेगी तो अगले 10 वर्ष के बाद फिर इसको हम अमेंडमेंट करके फिर 10 साल के लिए बढ़ा देंगे। वोट बैंक की राजनीति, और ये 10-10 वर्ष के लिए हर बार बढ़ती गई, कभी इकट्ठा नहीं दे दिया 50 साल के लिए, 10 ईयर्स। तो जैसे ही 1959 में एक अमेंडमेंट करके हमने 10 ईयर्स एक्सटेंड कर दिया एंग्लो इंडियन के लिए भी और SC ST के लिए भी, तो 1960 से 70 के लिए हो गया, 70 से 80, 90 ऐसे चलता रहा। तो अब जो हमने 109वां संविधान संशोधन किया था 2009 में, 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया था एंग्लो इंडियन और SC ST को, 2010 से 2020 के लिए। तो 2000 में वो 20 में पूरा हो रहा था,
अब आइए, तो 19 में हम देखते हैं क्या 543 सीट पर इलेक्शन हुए और मोदी जी फिर जीत कर आए, और दो एंग्लो इंडियन नहीं आए कोई जीत करके, तो उसको नॉमिनेट करना था, लेकिन एक अमेंडमेंट आया कि एससी एसटी को और आगे बढ़ाया जाए। तो उस ख्याल से अमेंडमेंट आया, तो एससी एसटी को बढ़ा दिया, है ही भारत में बहुत सारे एससी एसटी हैं, तो उनको बढ़ाया गया। लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सिर्फ और सिर्फ 282 लोग जिंदा हैं आज। तो 282 के लिए 2 सीटें दी जाए, ये कांग्रेस कुछ सोचती नहीं है, जो था चल रहा है, 242 सीट पर चल रहा है। बताइए, कहा 10 लाख पर एक, लोग तो 28-28 लाख पर एक हो गए हैं 1971 के हिसाब से। अभी जो चल रहा है तो 10 ही लाख, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ गया। अब गाजियाबाद में ही 35 लाख लोग हैं और एक, और यहां 282 या 240 ही हो या 500 ही रहा हो, 2 सीट सोचनी है बात। तो केंद्रीय गृह मंत्री जब आए तो इन्होंने कहा कि 282 सीट है और इस पर इसको खत्म किया जाता है, इसको 10 साल के लिए एक्सटेंड नहीं किया। 2019 में एससी एसटी के लिए अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन के 2 सीट्स को 282 के कंपेयर में देखते हुए इसे अगले 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया है। तो ये खत्म। तो अब आपका जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, सदन लोकसभा, वो 543 की रह गई। तो सवाल, अगर 545 ही था तो ये 7 सीट कहां गए? 552 कुड भी, ये 7 सीट हमारे रुके हुए हैं पीओके के लिए, पाक ऑक्युपाइड एंड जम्मू कश्मीर के लिए। समझ में आ गई बात? उसके लिए वो रुका हुआ है, ये चीज है। तो चलिए देखते हैं कब होता है। तो ये तो आप समझ गए बेटा। अब एंग्लो इंडियन कौन थे? बहुत सिंपल एंड सोबर। पुर्तगाली आए, गोवा में बसे, यहां का स्थानीय महिलाओं से, स्त्रियों से शादी किए, उससे जो संतान आया तो आधा वो एंग्लो अंग्रेज यूरोपियन और आधा इंडियन। तो उस संतान को, अगले जनरेशन को कहा गया एंग्लो इंडियन। पुर्तगाली या कहिए इंग्लिश यूरोपियन फादर, इंडियन मदर का संतान, उल्टा मत कर दीजिएगा उसको एंग्लो इंडियन। और वो अब कितने मूल रूप से बच गया? अब उनके बच्चे तो बहुत हैं, पर वो ओरिजिनली कितने रह गए? 282। तो ये खत्म हो गया है। याद रखिएगा, इस बार यूपीएससी में ये पूछेगा, तो ये आप तय करें। ये तो हमने समझा दिया, तो इधर भी मिटा देते हैं और उधर भी। अब यहां जो 250 है, ठीक है ना, कुड बी 250, ये कुड बी है, और हमने कहा बट एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट कितना है? तो बोलेंगे 245, 245 है, इनएक्टिव है। तो 245 में कैसे? तो 12, तो 12 आते हैं नॉमिनेशन से, तो 45 में 12 हटा दीजिए, तो कितने बच गए? 233 इलेक्शन, क्या इनडायरेक्ट। तो 233 आते हैं इलेक्शन से, लेकिन कैसे? कैसे? तो स्टेट एंड यूटी से, यूनियन टेरिटरी और स्टेट से 233 सीट, यही तरीका है। ये भी आप समझ गए, जैसे इसका आया वैसे इसका आ गया, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, ये कुड भी कितना हो सकता है, वो कुड भी कितना हो सकता है। अब हम करते हैं तुलना, अब हम कंपेयर करें, ठीक है। ठीक है बेटा, तुलना।
कंपेयर अगर हम करते हैं इसकी, तो कैसे करें? तो राज्यसभा जो है उसकी तुलना करेंगे और इसकी भी तुलना हो, कंपेयर। तो कंपेयर्ड विद, ठीक है। तो जरा देखिए कंपेयर कैसे करें। लोकसभा तो इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स, और ये इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड से तुलना करें। अब यूएसए के संदर्भ में देखें तो यहां पे क्या कहेंगे, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, हाउस, दैट्स कॉल्ड कांग्रेस। तो यहां यूएसए का सीनेट, जिसमें 100 मेंबर्स हैं, 50 इंटू 2 इक्वल टू 100। 50 क्या है, स्टेट्स। तो ये तुलना हुआ। अगर इसकी तुलना और करें तो और भी जगह है, फ्रांस से कर सकते वगैरह से, लेकिन कोई करने की स्थिति बनती नहीं। तो ये याद रखिए। अब आइए कैसे। तो देखिए, अमेरिका में जो पार्लियामेंट है, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, उसका जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस है, जिसे हम जनरली कांग्रेस कहते हैं, वही चीज़ हमारा लोकसभा है। और उसका जो अपर हाउस है नोन एज सीनेट, वही हमारा राज्यसभा है। तो हमारा सीनेट राज्यसभा है। वहाँ के सीनेट के संदर्भ में वहाँ के जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स मेंबर हैं जो सीनेट में बैठते हैं, तो अमेरिका में 50 स्टेट है, और ईच स्टेट चाहे पॉपुलेशन कुछ भी हो, 2 मेंबर वहाँ पे होते हैं। ईच स्टेट हैज़ 2 मेंबर। तो 50 स्टेट इजकल टू 2 इंटू 2 इजकल टू 100 सीट्स। हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, सबके पॉपुलेशन अलग है, और हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो है सब स्टेट का अलग अलग है, और ये पूछता है सवाल। यहाँ पर देखते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। हमारे राज्यसभा में ऐसा नहीं है। तो ये देख लिया आपने। अब आता है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, किस में कम है, और एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी दोनों का क्या है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, दोनों सदनों में जो कंडीशंस और एलिजिबिलिटी है मेंबर बनने के लिए, उसमें लोकसभा का हम और आप बहुत सिंपली जानते ही हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी कंप्लीटेड 25 years एज एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन पेपर फाइलिंग। नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार जो लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं, उनकी आयु 25 वर्ष पूरे हो चुकी हो। एक दूसरा जो है वो क्या, भारत का नागरिक हो, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तीसरा, देश के किसी भी कोने में वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, ये जरूरी है। 3 हो गए। चौथी सर, साउंड माइंडेड हो, यानी संतुलित दिमाग का हो, यानी दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, ये चीजें। नॉट बैंकक्रप्ट, कभी अपने शासन प्रशासन ऑफिसर्स रहते हुए
मैनेजमेंट बॉडी का मेंबर रहते हुए, चाहे प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में, इन खास करके, तो वो दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो का मतलब क्या है? मतलब फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट। तो हाउ कैन यू हैव टू ड्राइव द कंट्री? तो दिवालिया ना हो, पागल ना हो, यानी साउंड माइंडेड हो, भारत का नागरिक हो, और भारत के किसी भी मतदाता सूची में उसका कहीं भी नाम हो, और भारत का वो नागरिक है, अंडमान का हो, दिल्ली में इलेक्शन, कश्मीर में इलेक्शन लड़ सकता है, कहीं के भी मतदाता सूची में नाम हो, भारत का नागरिक हो, और इलेक्शन कहीं भी भारत में फाइट कर सकता है। ये चीज है। अब आइए राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए कहा गया है कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन फाइलिंग इज कंप्लीटेड 30 ईयर्स। 30 वर्ष की आयु। मैक्सिमम का कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, न राज्यसभा में, न लोकसभा में, न राष्ट्रपति में, न उपराष्ट्रपति में, न एमएलए में, न एमपी में, कहीं कुछ नहीं। तो 30 वर्ष, भारत का नागरिक हो, मतदाता सूची में नाम हो, दिवालिया ना हो, पागल नहीं हो, प्लस वह जिस राज्य से नामांकन पत्र भरना चाहता है, रिप्रेजेंट करना चाहता है, उस राज्य में उसके नाम से या तो संपत्ति हो या रेजिडेंट उसका हो, यानी वो वहां रहता हो, उसका प्रूफ हो, यानी वहां के मतदाता सूची में उसका नाम हो। ये कहा, तब तो आप पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज फिलहाल हरियाणा से 5 राज्यसभा के सदस्य हैं, तो ये पांचों मिल करके हरियाणा को सेंट्रल के राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। ये मतलब हुआ collectively represent to Haryana in the parliament, especially in the राज्यसभा। तो ये होता है सामूहिक प्रतिनिधित्व करना। तो ये चीजें समझ में आ गई बात। तो ये है दोनों का शर्त, ठीक है। कोई चाहे जितनी बार इलेक्शन फाइट करे कर सकता है, ये कोई इशू नहीं। पॉइंट क्लियर? चलिए, ये बात हो गई। तो यहां तक तो आप समझ गए, तुलना भी समझ गए। अब रही बात अगली कड़ी में चलने की। तो अगली कड़ी का संदर्भ जो होगा वो होगा किस राज्य को कितना सीट मिला हुआ है। हम उस पर बात करेंगे, पर यह बात कल करेंगे। तो कल शुरुआत के हाफ एन आवर लोकसभा, राज्यसभा और उसके अंदर की बहुत सारी जो है प्रक्रियाओं से अवगत कराएंगे हम आपको, और कल ही एक टॉपिक नया उठा लेंगे। कल की टॉपिक जो होगी वो हम आ जाएंगे राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो है, सॉरी ये तो हो जाएगा, तो विधानसभा की ओर चलेंगे, विधान परिषद की ओर चलेंगे, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो स्टेट में गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। फिर आ जाएंगे मोशंस वगैरह पे, डिफरेंट प्रस्ताव जो होते हैं, और जो कमिटीज होती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज, वो सब ज्यादा परेशान करता है, उस पर बात करेंगे। तब हम एजीआई वगैरह सब की बात करेंगे, ठीक है। टिल देन, बाय, टुमारो वी विल मीट। थैंक यू।